अरे वसंत, तुम खड़े क्यों हो? आओ मेरे पास बैठो। और वैसे भी ठंड बहुत तेज है, आओ बैठो, हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। जमींदार के ये कहने पर वसंत खटिया पर बैठने की जगह जमीन पर ही बैठ जाता है। अरे वसंत, तुम जमीन पर क्यों बैठ गए? खटिया पर इतनी जगह तो है, ऊपर बैठ जाओ। मालिक, खटिया का एक पाया हिल रहा है और वो थोड़ा कमजोर भी हो चुका है। अगर मैं अभी आपके साथ इस खटिया पर बैठ गया तो हो सकता है खटिया टूट जाए। और मालिक, मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं आपके साथ खटिया पर बैठकर चाय पीऊं। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पास एक बैलगाड़ी है और एक गाय है। इन दोनों के माध्यम से तुम्हारे घर का गुजारा आराम से हो सकता है, तो फिर तुम मेरे यहाँ काम क्यों करते हो? मालिक, जिस बैलगाड़ी से मैं लोगों को यात्रा कराता हूँ वो पैसे तो मेरे बैलों के चारा लाने में ही खत्म हो जाते हैं। और आप जिस गाय की बात कर रहे हैं, उस गाय का दूध बेचकर मुझे केवल थोड़े से ही पैसे मिल पाते हैं। अब आप ही बताइए मालिक, अगर मैं आपके यहाँ काम ना करूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? वसंत, तुम मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही चतुर और होशियार भी हो। ठीक है वसंत, अब तुम अपने घर जाओ और हाँ, कल सुबह समय पर आ जाना। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। वसंत हर रोज जमींदार के घर मन लगाकर काम किया करता था। मालिक, आज पूरा 1 महीना हो चुका है, मुझे अपनी 1 महीने की पगार चाहिए। वसंत, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही पूरे 10,000 रुपए दिए थे, उसका हिसाब तुमने अभी तक नहीं किया। बताओ, तुमने उन सभी पैसों का आखिर किया क्या? मालिक, आपने मुझे जो 10,000 रुपए दिए थे वो पैसे मुझसे मालकिन ने ले लिए थे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी तुम्हारी मालकिन से पूछ लेता हूँ। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जरा इधर तो आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। जमींदार की आवाज लगाने पर कविता उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप मुझे क्यों आवाज लगा रहे हैं? क्या काम है आपको मुझसे? भाग्यवान, क्या तुमने वसंत से कुछ दिनों पहले 10,000 रुपए लिए थे? नहीं जी, मैंने तो वसंत से कोई पैसे नहीं लिए। वसंत, तो अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए हो। बताओ, तुमने उन 10,000 रुपयों का क्या किया? मालिक, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मालकिन झूठ बोल रही है। मैंने सच में वो पैसे मालकिन को दे दिए थे। वसंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भाग्यवान, तुम अंदर जाओ, इस वसंत को तो मैं खुद ही देख लूंगा। वसंत, तुमने मेरे 10,000 रुपए चुराए हैं और अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें मेरे पास 1 महीने तक मुफ्त में काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जी मालिक, जैसी आपकी मर्जी। मैं आपके पास 1 महीने तक मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और इन गायों को चराने के लिए ले जाओ। और फिर वसंत जमींदार की गायों को लेकर जंगल में उनको चराने के लिए ले जाता है। बेचारा वसंत, अब इस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए कि वो पैसे सच में भाग्यवान ने ही लिए थे। आज मालिक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं उन्हें दिखाता हूँ कि वसंत क्या चीज है। और फिर वसंत के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो जमींदार की गाय को रूखी सूखी घास खिलाने लगता है और अपनी गाय को हरी और ताजी घास खिलाता है। अब आएगा ना मजा, जब जमींदार की गाय कम दूध देगी तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। शाम को वसंत सभी गायों को लेकर जमींदार के घर आ जाता है और सभी गायों का दूध दूहने लगता है। अरे वसंत, आज इन गायों को क्या हुआ? मेरी चारों गायें हर रोज 4 बाल्टी दूध देती है, लेकिन आज इन्होंने केवल 1 बाल्टी ही दूध दिया। ऐसा क्यों? पता नहीं मालिक, लगता है अब आपकी गाय बूढ़ी हो चुकी है, जिसके कारण वो कम दूध दे रही है। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारी गाय ने आज कितना दूध दिया? मालिक, मेरी गाय तो हर रोज की तरह 1 बाल्टी ही दूध देती है। इसकी एक गाय ने पूरी 1 बाल्टी दूध दिया और मेरी चारों गायों का दूध मिलाकर केवल 1 बाल्टी ही दूध हुआ। मुझे इस वसंत की गाय को मारना होगा, वरना इसका दूध का मुनाफा मुझसे ज्यादा हो जाएगा।
अगले दिन जब वसंत जमींदार और उसकी गाय को लेकर उन्हें चराने के लिए चला जाता है, तभी जमींदार वसंत की गाय को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मालिक, आपने ये क्या किया? आपने मेरी गाय को गोली क्यों मारी? अरे वसंत, मुझे माफ कर दो। मैं कहीं और निशाना लगा रहा था, लेकिन गलती से तुम्हारी गाय को गोली लग गई। वसंत की गाय को गोली मारकर जमींदार मन ही मन मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वसंत जानता था कि ये जमींदार ने जानबूझकर किया है। ये मालिक ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बहुत हो गया, अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वसंत को उसकी गाय से बहुत प्यार था, तो फूट फूट कर रोने लगता है। जब भी वसंत उदास रहता था, वो एक बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ जाया करता था और अपनी उदास भरी रातों को उसी पेड़ पर बिता दिया करता था। मेरी गाय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ। वसंत ये कह ही रहा होता है कि तभी उस पेड़ के पास 3 चोर आ जाते हैं, जिनके पास बहुत सारे हीरे चांदी थे। अरे भाई, आज तो हमने बड़ा हाथ मारा है। इन हीरे जवाहरात को बेचकर हम तीनों अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, तूने सही कहा। एक काम करते हैं, इन हीरे जवाहरात को हम तीनों इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बांट लेते हैं। हाँ भाई, लेकिन इन हीरे जवाहरात के ठीक से हिस्से करना, क्योंकि मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, समझे? हाँ भाई, ठीक है, चलो आओ, इन हीरे जवाहरातों के 3 हिस्से करते हैं। और फिर वो तीनों चोर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना हिस्सा करने लगते हैं, लेकिन वसंत ये सब छिपकर देख रहा होता है। अरे बाप रे, ये तो लुटेरे हैं और इनके पास तो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। लेकिन अगर मैं इनसे ये सब छीन लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। देखो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, तीनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे भाई, जब हम चोरी कर रहे थे तब क्या ऊपर वाला हमें नहीं देख रहा था? अबे तू भी कैसे बातें करता है बे? और फिर वो तीनों चोर अपना अपना हिस्सा अलग कर लेते हैं और तभी वसंत के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उससे एक तेज आवाज वाला भोंपू बनाता हूँ और उस भोंपू की आवाज सुनकर ये तीनों चोर दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएंगे। अरे भैया, अरे हमें इन हीरे जवाहरातों को लेकर अब यहाँ से निकल लेना चाहिए भैया, और वैसे भी ठंड बहुत तेज पड़ रही है। हाँ भाई चलो, मुझे भी अब बहुत तेज ठंड लगने लगी है। कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? अरे भाई, ये डरावनी आवाज ये कहाँ से आ रही है भैया? अरे इसे कैसे पता चला कि हमने चोरी की है? हाँ भाई, मुझे तो बहुत तेज डर लग रहा है। अरे भाई, कहीं ऊपर वाले को पता तो नहीं चल गया कि हमने ये सारे हीरे जवाहरात चुराए हुए हैं? अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम तीनों को इसी पेड़ से लटका कर चील कौओं को खिला दूंगा, समझे? अरे भाई, तुम कौन हो और हमें मारना क्यों चाहते हो? मैं एक सिर कटा भूत हूँ और मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहता हूँ, और आज तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो ये सब हीरे जवाहरात को यहीं छोड़कर भाग जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे भाई, हमें यहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहिए। अगर जिंदा बचे तो इन हीरे जवाहरात को हम फिर से चुरा लेंगे यार। हाँ भाई, तू ठीक कहता है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना ये सिरकटा भूत हमें छोड़ेगा नहीं। और फिर वो तीनों चोर सब कुछ वहीं छोड़कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो सोने पर सुहागा हो गया। कितने बेवकूफ चोर थे वो लोग, एक मामूली भोंपू की आवाज से डर गए। और फिर वसंत उन हीरे जवाहरात को बेचकर रहने के लिए एक बड़ा सा आलीशान घर बनवाता है और बचे हुए पैसों से वो गरीब लोगों की मदद करता है। अरे बाप रे बाप, ये इतना बड़ा घर किसका है? ये घर तो मेरी हवेली से भी बड़ा है। वसंत का घर देखकर जमींदार हक्का बक्का रह जाता है और तभी वो जाते हुए एक व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, ये इतना बड़ा आलीशान घर किसका है? अरे जमींदार साहब, आपको पता नहीं क्या, ये घर वसंत का है। क्या, वसंत का घर? लेकिन इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? अभी इसकी खबर लेता हूं। अरे आइए जमींदार साहब,
और बताइए क्या हाल चाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ वसंत, लेकिन तू ये बता कि तूने इतना बड़ा आलीशान घर कैसे बनाया? इसको बनाने के लिए आखिर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे जमींदार साहब, ये सब आपकी ही देन है। कुछ दिनों पहले आपने मेरी जो गाय को गोली मारी थी ना, पता है जमींदार साहब, उस गाय का चमड़ा बाजार में बहुत महंगा बिका है और उन्हीं रुपयों से मैंने ये घर बनवाया है। अच्छा, तो ये राज है तेरे अमीर होने का। चल ठीक है वसंत, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। इतना कहकर जमींदार अपने घर चला जाता है और वसंत मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि सच्चाई तो कुछ और ही है। इस वसंत के बच्चे के पास केवल एक गाय थी और एक गाय का चमड़ा बेचकर वो इतना अमीर हो गया। मेरे पास तो 4 गाय हैं। मैं अपनी चारों गायों का चमड़ा बेचकर उससे कई गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हाँ। और फिर जमींदार ने लालच के चक्कर में उन चारों गायों को गोली मार दी और वो उनका चमड़ा लेकर बाजार में बेचने लगता है। चमड़ा ले लो, ताजा ताजा चमड़ा ले लो, गाय का ताजा ताजा चमड़ा ले लो। अबे साले, ये तो क्या बेच रहा है बे? इस चमड़े में से कितनी तेज बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से। सारे बाजार में चमड़े की बदबू फैल जाती है और लोग जमींदार से चमड़ा खरीदने की बजाय उसे मार पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। उस वसंत के बच्चे ने मुझे उल्लू बना दिया। उसके चक्कर में मैंने अपनी चारों गायों को गोली मार दी। मैं उस वसंत को छोड़ूंगा नहीं। लोगों से मार खाने के बाद जमींदार वसंत के ऊपर आग बबूला हो जाता है। आज उस वसंत के चक्कर में भरे बाजार में मेरी नाक कट गई। मैं उससे बदला जरूर लूंगा। मैं उसके आलीशान घर को आग लगा दूंगा। रात को जब वसंत सो जाता है, तभी जमींदार अपने कुछ आदमियों को लेकर उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। जमींदार और उसके आदमी वसंत के घर को आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भाग्यवान, हमारे घर में आग लग गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाग्यवान, हमें जल्दी ही इस आग को बुझाना होगा, वरना हमारा पूरा घर जल जाएगा। वसंत और उसकी पत्नी जल्दी घर में लगी आग को बुझाने लगते हैं, लेकिन आग चारों तरफ फैल चुकी थी और एक पल में ही वसंत का आलीशान घर राख बन गया। ये क्या हो गया? हमारे घर को आग कैसे लग गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान हो ना हो, ये सब उस जमींदार का ही किया धरा है। मैं उस जमींदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग्यवान, तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद वसंत अपने घर की राख को कुछ बोरियों में भरकर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और उसको फेंकने के लिए जाने लगता है। अरे भाई रुको। क्या हुआ भाई? अरे भाई, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? कैसी मदद भाई? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? भाई, हमारे पास एक गठरी है, इसमें कई सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं और हमारे पीछे जो है पुलिस पड़ी हुई है। क्या तुम इस गठरी को अपनी बैलगाड़ी में छिपा सकते हो? लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के आए कहाँ से? भाई, ये सोने के सिक्के हमें हमारे पुराने घर के पास मिले हैं और हम नहीं चाहते कि ये सारा धन उन रिश्वतखोर पुलिस वालों के हाथ लग जाए। बस तुम ये गठरी अपनी बैलगाड़ी में छिपा लो, हम तुम्हें पास ही के जंगल में बाद में मिलते हैं। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मुझे इस गठरी का आधा हिस्सा दो तो मैं ये गठरी छिपाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, हम तुम्हें इस गठरी का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। और फिर वसंत उस सोने से भरी गठरी को अपनी बैलगाड़ी में राख से भरी बोरियों के नीचे छिपा लेता है और वो दोनों व्यक्ति वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भाई सुनो, क्या तुमने यहाँ से 2 व्यक्तियों को जाते हुए देखा है? और उनके पास एक सोने से भरी गठरी भी है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने यहाँ से किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। मैं तो ये राख से भरी बोरियों को फेंकने जा रहा हूँ। साहब जी, हमें इस व्यक्ति की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है इन बोरियों में वही सोने के सिक्के हों। तुम ठीक कहते हो हवलदार। ए सुनो, चलो इन बोरियों को खोल कर दिखाओ कि आखिर इनमें है क्या। जैसी आपकी मर्जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आपको इन बोरियों को खोल कर दिखाता हूँ।
और फिर वसंत उस इंस्पेक्टर को सभी बोरियों को खोल कर दिखाता है, लेकिन इंस्पेक्टर उन बोरियों में राख के अलावा कुछ नहीं पाता। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आज तो मैं बाल बाल बचा। अच्छा हुआ उस इंस्पेक्टर को सोने से भरी गठरी नहीं दिखी, वरना आज तो आफत हो जाती। और फिर वसंत उन राख से भरी बोरियों को एक नदी में फेंक देता है और वो सोने से भरी गठरी लेकर जंगल में पहुंच जाता है। अरे भाई, तुम आ गए। हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। भाई, तुमने हमारी गठरी बचाकर हम दोनों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन क्या तुम्हें अपना वादा याद है? हाँ भाई, तुम इस गठरी में से अपना आधा हिस्सा लेकर जा सकते हो। और फिर वसंत ने उस गठरी के आधे सोने के सिक्के अपने पास रख लिए और आधे बचे हुए सोने के सिक्के उन व्यक्तियों को दे दिए। जी, आप आ गए। क्या आपने कुछ सोचा कि अब हम कहाँ रहेंगे? भाग्यवान, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोबारा अपना घर बनाएंगे। लेकिन हम घर बनाने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? भाग्यवान, पैसों का इंतजाम हो गया है। अब हम फिर से अपना घर बना सकते हैं। और फिर वसंत ने सुषमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुषमा बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर वसंत ने उन सोने के सिक्कों को एक सुनार के यहाँ अच्छे दामों में बेच दिया और आए हुए रुपयों से उसने फिर से एक बड़ा घर बनवा लिया। अरे जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे किस बात का शुक्रिया, पहले ये तो बता। जमींदार साहब, मैं जानता हूँ कि आपने ही मेरे घर में आग लगाई थी, लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ। पता है जमींदार साहब, मेरा पूरा घर जलकर राख हो गया था और फिर मैंने अपने घर की राख को पूरे 50 लाख रुपए में बेच दिया। क्या? ये तो क्या कह रहा है वसंत? भला राख भी कोई खरीदता है क्या? अरे जमींदार साहब, क्या आपको पता नहीं कि बाजार में विदेश से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आया है और वो सभी से राख खरीद रहा है। मैंने अपने घर की राख उसको पूरे 50 लाख रुपए में बेच दी। तो ठीक है जमींदार साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अगर इसकी बात सच है तो मैं भी अपनी हवेली जला देता हूँ, क्योंकि मेरी हवेली इसके घर से ज्यादा बड़ी है। मेरी हवेली की राख को मैं उस व्यक्ति को बेचकर इस हवेली से भी ज्यादा बड़ी हवेली बनाऊंगा। हाँ। और फिर जमींदार ने फिर से लालच के चक्कर में अपनी बड़ी सी हवेली को आग लगा दी और पूरी हवेली आग की लपटों में आ गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी हवेली को आग क्यों लगा रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैंने सुना है कि बाजार में एक व्यक्ति आया है और वो सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा दामों में राख खरीद रहा है। हम अपनी हवेली की राख उसको बेच देंगे और उन पैसों से इस हवेली से भी बड़ी हवेली बनाएंगे। अरे लेकिन सुनिए तो। लेकिन कुछ नहीं, अब तुम यहाँ से हट जाओ, वरना तुम्हें भी इस हवेली की तरह जला दूंगा। हाँ। जमींदार ने कविता की एक न सुनी और उसने उसकी पूरी हवेली को आग लगा दी और पूरी हवेली कुछ ही समय में जलकर राख हो गई। अरे वसंत, तुम आ गए। मैंने अपनी हवेली को आग लगा दी है। अब बताओ आगे क्या करना है? अरे जमींदार साहब, अब आगे आपको एक कटोरा लेकर भरे बाजार में बैठना है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मूर्ख इंसान, भला कोई व्यक्ति इतनी सारी राख क्यों खरीदेगा? मैंने तुमसे झूठ बोला था और तू मेरी मीठी मीठी बातों में आ गया। इस हवेली को आग लगाकर तूने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हाँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो इस बसंत की बातों में आ गया। जमींदार, अगर तू मेरे घर को आग न लगाता और न ही मेरी गाय को गोली मारता तो तुझे यह दिन न देखना पड़ता। जैसी करनी वैसी भरनी। जमींदार के लालच के कारण आज वो करोड़पति से रोड़पति हो गया और उसने दूसरों का बुरा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।